हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन देव शर्मा और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री क्लास 11th के यूनिट 2 की, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल पे आपको क्लास 11th एंड 12th के फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के हैंडमेड नोट्स मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स के अपलोडेड है और न्यू सिलेबस के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो आपने अगर वो सब नहीं देखे हैं तो आप वो देख लें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो इसमें हम चैप्टर 2 की बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की। तो ये मैं तीन पार्ट में बनाऊंगा मैक्सिमम, ठीक है। 2 या 3 पार्ट में मैं ट्राई करूंगा इसको ख़त्म करने का। तो ये पहला पार्ट है, इसको पूरा एंड तक देखना। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, द रिच डाइवर्सिटी ऑफ केमिकल बिहेवियर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन बी ट्रेस्ड टू द डिफरेंस इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो जो केमिकल बिहेवियर है डिफरेंट एलिमेंट्स का, वो हम कैसे पता लगा सकते हैं? वो उनके स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, उनके डिफरेंस देख के हम पता लगा सकते हैं कि उनके केमिकल बिहेवियर में डिफरेंस क्यों है अलग अलग एलिमेंट्स के। एटम्स इज ग्रीक वर्ड एटोमियो विच मीन्स अनकटेबल और नॉन डिविजिबल। तो एटम जो है ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है अनकटेबल और नॉन डिविजिबल। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स पहला हमारा इलेक्ट्रॉन से, आपको पता ही है। तो इलेक्ट्रॉन आर दोज विच कंटेन ओनली यूनिट नेगेटिव चार्ज, पता ही है आपको। इलेक्ट्रॉन्स कैन डिस्कवर, इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। इलेक्ट्रॉन्स आर मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, सो दे आर कॉल्ड कैथोड रे पार्टिकल्स। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो है मूव करता है, इसीलिए इसे हम कैथोड रे पार्टिकल्स भी कहते हैं। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg। सेकेंड है प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स आर दोज विच कंटेन्स 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टेन, ठीक है, ई गोल्डस्टेन। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन्स, द प्रोटॉन्स आर मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव पार्टिकल्स, ये नेगेटिव पार्टिकल्स तरफ मूव करता है। द चार्ज ऑन द पार्टिकल आर 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम पॉजिटिव का। द मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10⁻27 kg। थर्ड है आपका न्यूट्रॉन्स। द न्यूट्रॉन्स आर दोज विच कंटेन नो चार्ज, इनमें कोई भी चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जे चैडविक, कंटेन्स मास इक्वल टू प्रोटॉन्स, इसका मास जो है वो प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स, दे हैव जीरो चार्ज, मास इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, जो कि प्रोटॉन के मास के इक्विवेलेंट है। अब आते हैं एटॉमिक मॉडल्स पे, कौन कौन से एटॉमिक मॉडल्स हैं। तो सबसे पहला है थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, जो कि 1898 में आया था। तो दिस मॉडल वॉज गिवन बाय जे थॉमसन इन 1898। तो ये मॉडल जो है जे थॉमसन ने दिया था 1898 में। द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस मॉडल्स आर, तो इसका जो मेन पॉइंट्स है वो है एटम्स इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। तो पहला पॉइंट था कि जो एटम है वो पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एम्बेडेड है, मतलब धंसे हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये इसका फिगर भी बना रखा है। द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इज इक्वल सच दैट एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सेकेंड पॉइंट बताया है कि जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है उसका जो अमाउंट है वो इक्वल है, इसीलिए एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। थर्ड है दिस मॉडल इज आल्सो नोन एज प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग और वाटरमेलन पुडिंग मॉडल। तो इसको इन सब नामों से भी जाना जाता है, क्यों? क्योंकि ये इसी की तरह रहते हैं जैसे आपका रेजिन पुडिंग या वाटरमेलन पुडिंग होता है, या आप खीर की तरह भी समझ सकते हैं। खीर में जो दूध वाइट वाला पोर्शन होता है वो पूरा पॉजिटिव चार्ज और जो चावल रहते हैं वो नेगेटिव, तो उसकी तरह इसीलिए इसका नाम
ये सब भी कहते हैं। लिमिटेशंस, इट कुडंट एक्सप्लेन ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम, लेकिन इसने ओवरऑल न्यूट्रलिटी एटम का नहीं एक्सप्लेन किया था। दिस मॉडल फेल टू एक्सप्लेन हाउ पॉजिटिव चार्ज होल्ड्स इलेक्ट्रॉन इनसाइड एटम। इट आल्सो फेल टू एक्सप्लेन एन एटम्स स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी भी नहीं बताई। द थ्योरी डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और इसमें न्यूक्लियस के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। फिर आया नेक्स्ट रदरफोर्ड्स न्यूक्लियस मॉडल ऑफ एन एटम। अ स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स from a radioactive source was directed at a thin foil 100 नैनोमीटर ऑफ गोल्ड फॉइल, वो उसकी वो थी थिकनेस थी। तो स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी अल्फ़ा पार्टिकल, हाई एनर्जी अल्फ़ा पार्टिकल का जो है सोर्स है वो एक थिन फॉइल के ऊपर, जिसकी जो मोटाई थी वो 100 नैनोमीटर थी, गोल्ड फॉइल थी, उसके ऊपर छोड़ी गई। द थिन गोल्ड फॉयल हैड अ सर्कुलर फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन अराउंड इट। उसके अराउंड में क्या था, मतलब जो फॉयल थी उसके चारों तरफ जो क्या था पीछे की साइड, वो सर्कुलर फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगा रखी थी। और ये बता दो, फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन जो होता है उसके ऊपर जब आप एनर्जी पार्टिकल्स छोड़ते हैं तो उसके बाद वो जो है वो चमकता है, जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि इसके ऊपर कुछ चार्जेस जो हैं वो निकल रहे हैं या पड़े हैं उस पर, तो वो उसकी स्क्रीन लगी हुई थी। फिर वेन एवर अल्फा पार्टिकल स्ट्रक द स्क्रीन अ टाइनी फ्लैश ऑफ लाइट वॉज प्रोड्यूस्ड एट दैट पॉइंट। तो जैसे कि बताया मैंने कि अल्फा पार्टिकल जैसे स्क्रीन को हिट करता था तो क्या होता था कि उस पर से लाइट प्रोड्यूस होती थी, मतलब हल्की हल्की छोटे छोटे जुगनू जैसे लाइट प्रोड्यूस होती थी। फिर रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो तो इसका जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या आया वो है नियरली 99.9% अल्फ़ा पार्टिकल्स पास्ड अनडेविएटेड। तो 99.9% अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हुए, अनडेविएटेड, मतलब किसी ना कोई भी रुकावट के या मुड़े बिना वो जैसे चल रहे थे वैसे ही पास हो गए। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डेविएटेड बाय स्मॉल एंगल, और कुछ क्या हुए अपने पाथ से जो है वो मुड़ गए कुछ एंगल पे। वेरी फ्यू पार्टिकल्स रिटर्न्स बैक और डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज एंगल 180 डिग्री। तो बहुत ही कम थे ऐसे जो अपने पूरी पाथ पे डिफ्लेक्ट हो गए और 180 डिग्री पे वापस आ गए। कंक्लूजन रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज होलो, ठीक है। द पॉजिटिव चार्ज रिसाइड्स इन अ वेरी स्मॉल स्पेस। द पॉजिटिव चार्ज इज हैवी, देयर इज समथिंग हैवी इनसाइड एटम जो कि न्यूक्लियस है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब क्या है कि एटम जो है न्यूट्रल है। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू साइज ऑफ एन एटम। फिर है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ऑन दिस बेसिस ऑफ अबव ऑब्जर्वेशंस द कंक्लूजन्स रदरफोर्ड प्रपोज्ड द न्यूक्लियस मॉडल ऑफ एन एटम। तो इस पे जो रदरफोर्ड ने प्रपोज किया कंक्लूजन से कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम वाज डेंसली कंसनट्रेटेड इन अ स्मॉल रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है उसका जो मास है वो क्या है कि सेंटर में कंसनट्रेटेड होता है, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस विद वेरी हाई स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। तो द न्यूक्लियस होता है वो इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होता है जो कि उसके चारों तरफ बहुत ही हाई स्पीड से घूम रहा होता है, जिसको ऑर्बिट्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ही कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी नहीं बताई। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी एनी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स एमिट्स रेडिएशन एंड लूजेस एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन्स विल कोलाइड विद न्यूक्लियस एंड एटम्स गेट डिस्ट्रॉय। तो मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग कि कोई भी सर्कुलर चार्ज है वो क्या करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा और उससे क्या होगा कि एनर्जी लूज़ करेगा और उसको न्यूक्लियस में कोलाइड मतलब गिर जाना चाहिए, जिससे क्या होगा एटम डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था।
नहीं हो रहा था और ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे रदरफोर्ड्स मॉडल। ही कैन नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। इट सेज नथिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस एंड द एनर्जीज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स। उन्होंने इस बारे में भी कुछ नहीं बताया। एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, Z से, कैपिटल Z से इसे डिनोट करते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। तो जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं वही होता है एटॉमिक नंबर। ये डिस्कवर किया था मोज़ले ने। एटॉमिक नंबर आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कह सकते हैं, और आपको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, तो वो भी एटॉमिक नंबर के इक्विवेलेंट ही होता है। फिर है आपका एटॉमिक मास, जिसे मास नंबर भी कहते हैं, और इसे कैपिटल A से डिनोट किया जाता है। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स इज टर्म्ड एज मास नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों को मिला के न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। वो जो प्रेजेंट होता है वही क्या होता है, मास नंबर। फिर आपका आइसोबार्स, तो आइसोबार्स आर द एटम्स विच विद सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आपने पढ़ा होगा 10th में भी, एग्जाम्पल इसके गिवन है। फिर है आपका आइसोटोप, तो आइसोटोप विद आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर आर नोन एज आइसोटोप्स। तो इसके एग्जाम्पल है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, जो कि हाइड्रोजन के ही आइसोटोप्स होते हैं। फिर है आपका आइसोटोन्स, तो आइसोटोन्स आर दोज एलिमेंट्स विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है द एलिमेंट्स विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। यह इसके एग्जाम्पल है। बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम, तो पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल्स, तो इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, ये देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ आल्सो कॉल्ड ऑर्बिट्स विद फिक्स्ड एनर्जी एंड फिक्स्ड वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड जो है फिक्स सर्कुलर पाथ में, जिसे ऑर्बिट कहते हैं, वो रिवॉल्व करता है। द ऑर्बिट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज अनलेस एनर्जी इज एडेड और रिमूव। तो ऑर्बिट जो है इलेक्ट्रॉन का वो चेंज नहीं होगा जब तक कि उसे एनर्जी दी ना जाए या उससे एनर्जी ली ना जाए। तो अगर हम एनर्जी देंगे तो जंप फ्रॉम लोअर टू हायर है ऑर्बिट, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लोअर से हायर ऑर्बिट में जंप कर जाएगा अगर एनर्जी दी जाएगी। और अगर एनर्जी लूज़ करता है, एमिट करता है, तो जंप फ्रॉम हायर टू लोअर, तो क्या करेगा, वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। थर्ड है उसका वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय एन एटम डिपेंड्स ऑन द एनर्जी डिफरेंस ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल ऑर्बिट्स। तो वेवलेंथ जो है वो इनिशियल और फाइनल ऑर्बिट्स के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। ये जरा इसका फॉर्मूला, चेंज इन एनर्जी हो गया फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो यहाँ से हमारा ये फॉर्मूला डिराइव हो जाता है 1/λ इक्वल टू 1/hc और EF माइनस EI। तो यहाँ पे सारी वैल्यू लिखी है। H जो है हमारे यहाँ प्लैंक्स कांस्टेंट है, C स्पीड ऑफ लाइट है, और लैम्डा वेवलेंथ है, और न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है। फिर है क्वांटाइजेशन कंडीशन, तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट्स फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम, जो कि कैपिटल L है, इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। तो L इक्वल टू हो जाएगा आपका NH/2 और जब L की वैल्यू लिखेंगे हम MVR, एंगुलर मोमेंटम जो है L आपका उसकी, तो ये इसकी जो फॉर्मूला है वो ये आ जाएगा आपका। और हेयर H जो है वो आपका प्लैंक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू ये होती है। और रेडिया ऑफ ऑर्बिट या फिर स्टेशनरी स्टेट्स आर गिवन बाय दिस, उसका रेडियस जो है वो इस फॉर्मूले से दिया जाएगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है, एनर्जी ऑफ इट्स स्टेशनरी स्टेट इज़ गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ये राइडबर्ग कांस्टेंट है, RH जो है। तो ये फॉर्मूलाज है कुछ। फिर नोट है कि बहुत एटॉमिक मॉडल इज़ वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज सच दैट He पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव, जो कि हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज होते हैं, मतलब जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, उस स्पीसीज़ के लिए बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो है वो वैलिड है।
फिर ये एनर्जी का फॉर्मूला है स्टेशनरी स्टेट्स के लिए। ये न्यूमेरिकल है, आप देख लेना, सॉल्व है, आप पहले खुद ट्राई करना, फॉर्मूला बेस्ड ही है और ये न्यूमेरिकल सॉल्व भी है, सॉल्व कर रखे हैं। फिर लिमिटेशंस है बोहर्स मॉडल की, तो लिमिटेशंस है इज़ वैलिड फॉर ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज लाइक H एटम, बताया मैंने ऊपर, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए जो है ये वैलिड है। फिर बोहर कंसीडर इलेक्ट्रॉन एज अ मूविंग पार्टिकल वेयर अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इलेक्ट्रॉन आल्सो हैव वेव लाइक एज वेल एज मूविंग पार्टिकल। तो ये भी एक इसका लिमिटेशन था कि बोहर ने सिर्फ इलेक्ट्रॉन को मूविंग पार्टिकल कंसीडर किया था, लेकिन डी ब्रोगली ने क्या बताया कि इसमें वेव नेचर भी होती है। फिर बोहर मेजर्ड Bohr measured position of electron by this formula and velocity of electron. This he measured position and momentum in same time where it is impossible according to Heisenberg principle. तो Heisenberg अगला ही टॉपिक है इसका। Heisenberg के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल है ही नहीं कि उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम सेम टाइम पे मेजर हो पाए, लेकिन बोहर के अकॉर्डिंग उन्होंने दोनों चीज़ बता दी थी। This model is also unable to explain the spectrum of atom other than hydrogen. फिर unable to explain the splitting of spectral lines in the presence of magnetic field and in electric field. तो ये भी नहीं बता पाए थे कि स्पेक्ट्रल लाइन क्यों स्प्लिट होती है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को जीमैन इफेक्ट का नाम दिया गया है और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में स्टार्क इफेक्ट का नाम दिया गया है। इट कुडंट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल बाय केमिकल बॉन्ड्स, ये भी नहीं बता पाए थे। तो ये वीडियो लंबी हो गई काफ़ी, तो मैं सेकेंड पार्ट इसका जल्दी अपलोड करूँगा, तो तब तक आप इसे रिवाइज़ करें या नोट डाउन कर लें। और इसका जो नोट्स हैं वो आपको, इसका जो आखिरी पार्ट होगा जो भी हो, थर्ड फोर्थ मोस्ट प्रोबेबली थर्ड होगा, तो उसमें मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसके नोट्स की, अब वहाँ से वो भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप वीडियोस के थ्रू भी अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि मैंने इसे डिमांड पे ही अपलोड किया है, क्योंकि सेकेंड चैप्टर मैंने अपलोड नहीं कर रखे थे 11th क्लास के, तो मेहनत लगी है। तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी अपलोड करूँगा। तब तक के लिए बाय। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।